वेलकम टू द सुप्रीम लीगल क्लासेस। हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्येंद्र एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ बेसिक डेफिनेशंस को, जैसे फैक्ट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। अब फैक्ट डिफाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में। थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंसेस। मैं इस डेफिनेशन को एक बार और रीड लूँगा। थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव बाय सेंसेस। अब जब आप इसकी डेफिनेशन को रीड लोगे तो आपने एक वर्ड मार्क किया होगा, दैट इज़ परसीव्ड। तो ये जो वर्ड परसीव्ड है ना, यही पूरे फैक्ट का एसेंस है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो बेसिकली फैक्ट है ये एक परसेप्शन है। किसका परसेप्शन है? ह्यूमन का परसेप्शन है। उसने कैसे परसीव किया? अपने सेंसेस से। तो जैसे कि जो मैंने स्मेल किया, टच किया, देखा, सुना, ये सब क्या है? ये सब फैक्ट्स हैं। अगर मैं इसे आपको एक ऑथेंटिक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो सपोज करिए एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक मैरिड वुमेन ने पीपल के पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है। ठीक है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर गया हुआ है सीन ऑफ क्राइम पे। तो जैसे ही वो सीन ऑफ क्राइम पे पहुँचता है तो वो क्या देखता है? सबसे पहले वो देखता है उस पेड़ को। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया थिंग, है ना। तो ये भी एक फैक्ट है। फिर वो आगे देखता है क्या? स्टेट ऑफ थिंग, कि भाई पेड़ सूखा था, हरा था, भरा था, पत्तियां थी, नहीं थी उस पे, पीपल का पेड़ था, बरगद, किसी का भी पेड़ था। तो ये क्या हो गया? ये उसकी स्टेट हो गई। तो ये भी क्या हो गया? अपने आप में फैक्ट हो गया। इसको भी उसने अपने सेंसेस से परसीव किया है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन ऑफ थिंग, क्या ये वही पेड़ है जिससे उस मैरिड वुमेन ने फांसी लगाकर सुसाइड कमिट की है? तो क्या है? ये है रिलेशन ऑफ थिंग, उस पेड़ का और उस डिसीज्ड बॉडी का। ठीक है। तो इसी को हम फैक्ट बोलते हैं। अब सपोज करिए इसी एग्जांपल में उस मैरिड वुमेन के बच्चे ने अपनी मदर को सुसाइड कमिट करते हुए देखा था। तो एक तरीके से उस बच्चे ने पूरे एक इवेंट को विटनेस किया है। ठीक है। तो उस इवेंट में उसने थिंग्स को भी देखा, स्टेट ऑफ थिंग्स को भी देखा, रिलेशन ऑफ थिंग्स को भी देखा। उन तीनों चीज़ों को उसने अपने सेंसेस से परसीव किया। तो ये इवेंट भी क्या हुआ? ये इवेंट भी अपने आप में एक फैक्ट हुआ। अब फैक्ट क्या नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फैक्ट नहीं होता है। क्योंकि बेसिकली फैक्ट क्या है? फैक्ट वो है जिसको हम अपने सेंसेस से परसीव कर पाएँ। अब जो हुआ ही नहीं है उसे हम अपने सेंसेस से परसीव कैसे कर सकते हैं? पर ये सिर्फ एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं। अगर हम डेफिनेशन के पार्ट 2 को रीड लेते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि भाई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी होते हैं। तो चलिए रीड लेते हैं डेफिनेशन के सेकंड पार्ट को। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? तो अगर हम पार्ट 2 को रीड लेते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एनी मेंटल कंडीशन टू विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। मैं फिर से एक बार डेफिनेशन को रीड लूँगा। एनी मेंटल कंडीशन टू विच पर्सन इज कॉन्शियस। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी मानसिकता जिसके बारे में किसी भी व्यक्ति को आभास हो। ठीक है। अगर इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो सपोज करिए इसी में जिसमें वुमेन ने सुसाइड कमिट की थी, उस सुसाइड को कमिट जस्ट करने से पहले उसने एक लेटर ड्राफ्ट किया था अपनी मदर के लिए, जिसपे उसने बताया था कि मदर, मुझे रोज़ परेशान किया जाता है एंड आई एम रियली सॉरी, मैं सुसाइड कमिट करने जा रही हूँ। और ये लेटर उसने पोस्ट कर दिया था अपनी मदर के लिए। तो बेसिकली ये जो फैक्ट है ये उस अग्रीव्ड, उस विक्टिम पर्सन का मेंटल स्टेट बता रहा है कि उसको सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया गया। साथ ही साथ ये फैक्ट हमें ये बताता है कि अक्यूज के कंडक्ट से इंस्टिगेट होके उस वुमेन ने सुसाइड कर ली। चलिए डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल को। अब यहाँ ए को बी के मर्डर के लिए ट्राई किया जा रहा है। ठीक है। अब इस प्रोसीडिंग में यह फैक्ट निकल के आता है कि प्रीवियसली भी ए ने बी को मारने की कोशिश की थी। तो ये फैक्ट क्या है? ये फैक्ट ए के इंटेंशन को बता रहा है टू मर्डर बी। ठीक है। तो ये भी कैसा फैक्ट हुआ? ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हुआ। तो वो सारे फैक्ट जो किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को बताते हैं, जैसे कि इंटेंशन, गुडविल, इलविल, गुड फेथ, ये सारे कैसे फैक्ट्स होते हैं? ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिलेवेंट फैक्ट को। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में रिलेवेंट फैक्ट कहीं भी डिफाइन नहीं है।
सेक्शन 3 हमें सिर्फ ये बताता है कि कब कोई फैक्ट रिलेवेंट होगा, बट एक्चुअली में रिलेवेंट फैक्ट होता क्या है ये हमें सेक्शन 3 नहीं बताता। तो चलिए पहले समझते हैं रिलेवेंट फैक्ट को। अब कोई भी फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू के होने या ना होने के बारे में बता रहा हो तो वो फैक्ट कैसा होगा? रिलेवेंट फैक्ट। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है? तो फैक्ट इन इशू का मतलब होता है वो मेन फैक्ट जिन्हें प्रूव या डिसप्रूव करना है। ओके, जैसे सुसाइड ऑफ मैरिड वुमेन के केस में क्या उसे सुसाइड के लिए इंस्टिगेट किया या नहीं किया, ये एक फैक्ट इन इशू है जिसे हमें प्रूव या डिसप्रूव करना है। अब वो मैरिड वुमेन ने जो लेटर लिखा था अपनी मदर को जस्ट सुसाइड से पहले कि मदर, मेरा हस्बैंड और उसके रिलेटिव रोज मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं सुसाइड कमिट करने जा रही हूँ। ये जो लेटर है ये कहीं ना कहीं इस फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करता है कि उसे इंस्टिगेट किया गया। ठीक है, तो ये कैसा फैक्ट होगा? ये एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब और क्या रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है? तो सुनिए, जब भी कोई फैक्ट किसी दूसरे रेलेवेंट फैक्ट के होने या ना होने के बारे में बता रहा हो तो वो भी कैसा फैक्ट हो जाता है? रेलेवेंट फैक्ट हो जाता है। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ तो सपोज करिए कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने ये कंफर्म किया कि उस लेटर के अंदर जो राइटिंग है वो उस डिसीज्ड मैरिड वुमेन के है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी कैसा होगा? रेलेवेंट फैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट बताता है कि ये जो लेटर है ये उस मैरिड वुमेन ने लिखा है। समझे आप इस बात को? तो सुनिए ध्यान से, कोई भी फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू के होने या ना होने के बारे में बता रहा हो तो वो कैसा फैक्ट होता है? वो रेलेवेंट फैक्ट होता है। प्लस जब कोई भी फैक्ट किसी दूसरे रेलेवेंट फैक्ट के होने या ना होने के बारे में बता रहा हो तो वो भी कैसा फैक्ट होगा? वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। तो हमारे पास में दो रेलेवेंट फैक्ट हुए। पहला रेलेवेंट फैक्ट वो लेटर जो ये बताता है कि उस वुमेन को इंस्टिगेशन दिया गया। दूसरा रेलेवेंट फैक्ट उस हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के स्टेटमेंट जो हमें ये बताते हैं कि वो लेटर जो है उस मैरिड वुमेन द्वारा ही लिखा गया। अब इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोई भी फैक्ट को रेलेवेंट होने के लिए ये अरेंजमेंट काफ़ी नहीं है। ये दो फैक्ट्स के बीच में जो अरेंजमेंट है ये सेक्शन 6 से लेके 55 में दिए हुए अरेंजमेंट में से एक होना चाहिए, तभी ये फैक्ट रिलेवेंट होगा इस फैक्ट इन इशू के लिए। इसी कॉन्सेप्ट को सेक्शन 3 में समझाया गया है कि कोई भी फैक्ट किसी दूसरे फैक्ट के लिए तभी रिलेवेंट होगा जब उन दोनों फैक्ट के बीच का जो कनेक्शन है वो सेक्शन 6 से लेके 55 में दिए हुए कनेक्शन में से एक हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सेक्शन 14 बोलता है कि कोई भी मेंटल फैक्ट जो कि इशू में है तो वो सारे फैक्ट जो उस मेंटल फैक्ट के होने या ना होने के बारे में बता रहे हैं वो सारे फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं। अब अगर यहाँ बात की जाए तो इंस्टिगेशन क्या है? इंस्टिगेशन एक मेंटल फैक्ट है और इंस्टिगेशन एक फैक्ट इन इशू भी है। तो ये एक ऐसा मेंटल फैक्ट है जो इशू में है। और ये लेटर क्या कर रहा है? ये लेटर ये बता रहा है कि उस वुमेन को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट किया गया। तो ये सेक्शन 14 के अंदर रेलेवेंट है क्योंकि इंस्टिगेशन और उस लेटर के बीच का जो कनेक्शन है, यानी इन दो फैक्ट्स के बीच का जो कनेक्शन है वो सेक्शन 14 में दिए हुए कनेक्शन में से एक है। इसलिए ये लेटर जो है ये रेलेवेंट फैक्ट है इस फैक्ट इन इशू के लिए कि क्या उस वुमेन को सुसाइड के लिए इंस्टिगेट किया गया। ओके, थैंक यू।